नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सामान्य अध्ययन के साथ-साथ करंट अफेयर्स के भी प्रश्नों को कवर कराया जा रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो पूछा जा रहा है ईस्ट एशिया समिट अर्थात EAS के बारे में। तो याद रखिएगा, ये जो ईस्ट एशिया समिट है अर्थात EAS है, इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। याद रखिएगा, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर बातचीत और सहयोग का मंच है। याद रखिएगा, ईस्ट एशिया समिट में अगर देशों की संख्या की बात की जाए तो इसमें 18 देश शामिल हैं, जिसमें 10 देश आसियान समूह के हैं और 8 अन्य देश हैं। 10 आसियान देश कौन कौन से हैं ये आप सभी परिचित हैं। अगर हम 8 अन्य देशों की बात करें तो इसमें 8 अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, रूस, कोरिया गणराज्य और यूएसए शामिल है। क्लियर? अब ये बात उठती है कि ये जो ईस्ट एशिया समिट है इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि 10वीं ईस्ट एशिया समिट के आर्थिक मंत्रियों की अर्थात EAS-EMM की बैठक आयोजित हुई। कहां पर? कंबोडिया में 2022 में। क्लियर? तो इतनी बात आप यहां पर ईस्ट एशिया समिट के बारे में याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे सिंधु नदी के संदर्भ में पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, अगर हम सिंधु नदी के उद्गम की बात करें तो तिब्बत में कैलाश पर्वत रेंज में बोखरचू के निकट एक हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। यदि हम सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है। याद रखिएगा, सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबान कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिंगी खंबान, या इसे शेर मुख भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सिंधु नदी की सहायक नदी की बात करें तो श्योक, गिलगित, सिगार, काबुल, जाश्कर और पंचनद है। यहां पर पंचनद की बात हुई है तो याद रखिएगा, सिंधु नदी तंत्र में सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब और रावी, इन नदियों के समूह को ही पंचनद कहा जाता है। क्लियर? और आपको पता है कि इसका मुहाना कहां पर है? अरब सागर में। याद रखिएगा, भारत में जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर जो एक जिला है लेह, वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। क्लियर? अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात UNGA का जो 77वां वार्षिक सम्मेलन हुआ 2022 में, उसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, उसकी थीम थी वाटरशेड मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। क्लियर है? तो याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं वार्षिक बैठक सितंबर 2022 में हुई और इसकी थीम थी वाटरशेड मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। याद रखिएगा, ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का वार्षिक सत्र होता है, हर सत्र के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव होता है और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। और ये जो 77वां वार्षिक सम्मेलन हुआ 2022 में, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता कसाबा कोरोसी ने की थी। कई जगह पर कसाबा कोरोशी है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन यही है कसाबा कोरोसी, जो कि हंगरी से संबंधित है। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों, जो वर्तमान में 193 सदस्य हैं, इनकी वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में होता है। क्लियर? अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र के संदर्भ में। याद रखिएगा, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र को शॉर्ट फॉर्म में DDRC कहा जाता है। इस जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र के माध्यम से विकलांगों को पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। याद रखिएगा, ये जो जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ये पहल है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र है, ये किसके माध्यम से चलाया जाता है? तो याद रखिएगा, यह केंद्र जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला प्रबंधन टीम और NGO के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है और इसमें जो प्रमुख NGO काम करती है वो है रेड क्रॉस। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का क्लोन कहां पर तैयार किया गया? तो याद रखिएगा, बीजिंग स्थित जीन फर्म के द्वारा विश्व में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का क्लोन तैयार किया गया। अब यह प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा कि क्लोनिंग क्या होता है? तो याद रखिएगा, जब अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार किया जाता है तो उसी को क्लोनिंग कहा जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे दशराज्य युद्ध के बारे में, यहां से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले तो यह स्पष्ट याद रखिएगा कि जो दशराज्य का युद्ध है, यह भरत कुल के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। दशराज्य का युद्ध पारुसड़ी अर्थात रावी नदी के तट पर हुआ था। याद रखिएगा, इस दशराज्य के युद्ध में जो भरत कुल के राजा सुदास थे, इनकी जीत हुई थी। और ये जो दशराज्य युद्ध के बारे में वर्णन है, ये कहां पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय किसे माना जाता था? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में जो युद्ध का पर्याय था वो था गाविष्ठी। ये जो गाविष्ठी है, इसका मतलब क्या है? गाय का अन्वेषण। क्लियर है? याद रखिएगा, वैदिक संस्कृति में गाय का सबसे उत्तम धन के रूप में माना जाता था और आर्यों की जो अधिकांश लड़ाई थी वो गायों को लेकर हुई है।
याद रखिएगा, अगर आर्य के संदर्भ में देखा जाए तो याद रखिएगा, आर्य की जो संस्कृति थी वो नगरीय संस्कृति नहीं थी। ये गढ़ बनाकर मिट्टी के घरों वाले मकान में रहते थे और ये इनकी ग्रामीण व्यवस्थाएं थी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न एनी बेसेंट से संबंधित है। याद रखिएगा, एनी बेसेंट का जो जन्म है वो 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था और एनी बेसेंट की मृत्यु 20 सितंबर 1933 को अडयार महाराष्ट्र में हुई। याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि होम रूल लीग की स्थापना की गई थी आयरलैंड की तर्ज पर। तो याद रखेंगे, आयरलैंड की तर्ज पर होम रूल लीग की स्थापना दो लोगों ने की थी, एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। क्लियर है? एनी बेसेंट से संदर्भित एक प्रश्न और बहुत पॉपुलर है। याद रखिएगा, एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में की थी। यहां पर एक बात और प्रमुख है कि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग से संबंधित। निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये चर्चा होनी चाहिए कि निर्वाचन आयोग किस भाग में है। तो याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। जब अनुच्छेद की बात हो गई तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो निर्वाचन आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है। क्लियर है? अगर हम बात करें इस निर्वाचन आयोग में कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा, इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। यदि आप पूछा जाए कि ये अध्यक्ष और जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाएगा इनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 को जरा देख लीजिए। यह अनुच्छेद 324 कहता है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों की जो निर्वाचन की जिम्मेदारी है वो निर्वाचन आयोग की होगी। क्लियर है? और एक बात और स्पष्ट कर दें, अभी उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव की चर्चा हो रही है, इस पे मैं टॉपिक कवर करूंगा, लेकिन यहां पर चर्चा चूंकि निर्वाचन आयोग की हो रही है तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट आपको पता होनी चाहिए कि जो पंचायती चुनाव है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अगला देखिए। अगला है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा। और जो मुख्य उद्देश्य था स्वराज पार्टी की स्थापना का वो था नई केंद्रीय विधानसभा 2023 के लिए चुनाव में पार्टिसिपेट करना। याद रखिएगा, ये जो 1923 में केंद्रीय विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसमें स्वराज पार्टी के 40 से अधिक उम्मीदवार चुने गए थे। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता। याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। और इस गांधी इरविन समझौते में क्या क्या प्रस्ताव थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी। आप सभी को पता है कि कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, इसीलिए ये गोलमेज सम्मेलन की जो उद्देश्य था वो पूरा होता नहीं दिखा। इसीलिए अंग्रेजों ने यह प्रयास किया कि गांधी जी को मनाकर कांग्रेस की भागीदारी गोलमेज सम्मेलन में सुनिश्चित कराई जाए। इसी के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। यहां पर एक बात और स्पष्ट याद रखिएगा कि कांग्रेस के द्वारा केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया गया और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने उसमें नेतृत्व किया था। इस गांधी इरविन समझौते में नमक पर कर हटाने पर भी बात हुई और कांग्रेस की गतिविधियों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन अध्यादेशों को भी वापस लेने का प्रस्ताव था। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जापान से संबंधित। देखिए, जापान के प्रधानमंत्री की इस समय भारत यात्रा भी चल रही है और जापान कई सारे प्रोजेक्ट्स में भागीदार है, इसलिए जापान से संबंधित जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए और आपकी परीक्षाओं में कई बार जापान से संबंधित प्रश्न पूछे भी गए हैं भूगोल के सेक्शन में। सबसे पहले बात करते हैं जापान की स्थिति की। तो याद रखिएगा, जापान जो है ये एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। यदि जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। याद रखिएगा, जापान में 4 प्रमुख द्वीप हैं जहां से रिलेटेड प्रश्न आपके यहां पूछे भी जाते हैं। यदि हम इन द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम देख लें तो जापान में जो सबसे उत्तरी द्वीप है वो है होकाइडो, उसके बाद है होन्शु, उसके बाद आता है शिकोकू और लास्ट में आता है क्यूशु। यानी ये उत्तर से दक्षिण का इनका क्रम है। यदि हम इन द्वीपों के क्षेत्रफल के आधार पर इनका क्रम देख लें बड़े से छोटे क्रम में, तो जापान का जो सबसे क्षेत्रफल में बड़ा द्वीप है वो है होन्शु, जिस पर इसकी राजधानी टोक्यो है, उसके बाद होकाइडो है, फिर क्यूशु है और लास्ट में शिकोकू है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल से संबंधित। याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में श्याम आयश किसे कहा जाता था? तो लोहे को श्याम आयश कहा जाता था। याद रखेंगे, हल का जो संदर्भ है इसका वर्णन कहां मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। यानी शतपथ ब्राह्मण में हल के संदर्भ में वर्णन मिलता है। क्लियर है? याद रखिएगा, एक शब्द का प्रयोग होता है कुरुकुल का। ये जो कुरुकुल है ये महाभारत जो कि एक महाकाव्य है उसमें वर्णित किया गया है कुरुकुल। ये जो कुरुकुल है ये 2 प्रमुख कबीलों से मिलकर बना है।
एक है भरत और दूसरा है पुरु। याद रखिएगा, इस काल में संग्रहित शब्द का प्रयोग कर एकत्र करने वाले के लिए किया जाता था। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राज्य का जो विधानमंडल है वो किस भाग में है। तो याद रखिएगा, राज्य का जो विधानमंडल है वो भाग 6 में अध्याय 3 में वर्णित है। यदि हम राज्य विधानमंडल के संदर्भ में अनुच्छेद की बात कर लें तो ये अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 168 में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। अब यह प्रश्न उठता है कि विधानमंडल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो याद रखिएगा, विधानमंडल राज्यपाल महोदय, विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है वो भी विधानमंडल का हिस्सा होती है। क्लियर? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है नगर वन योजना के संदर्भ में। तो याद रखिएगा, ये जो नगर वन योजना है इसका प्रारंभ जून 2022 में हुआ था और नगर वन योजना का जो नोडल मंत्रालय है वो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। याद रखिएगा, नगर वन योजना का उद्देश्य 5 वर्षों में भारत में 200 शहरी वन को विकसित करना। अगला प्रश्न है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। याद रखिएगा, ये जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है ये प्रौढ़ शिक्षा की एक योजना है। इसकी अवधि 2022 से 2027 तक है। याद रखिएगा, आपकी परीक्षाओं में विगत कई वर्षों में योजनाओं या कार्यक्रमों की अवधि से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 2027 अवधि के लिए है। यदि हम इसके नोडल मंत्रालय की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय है। इसका उद्देश्य है 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने में अशिक्षित हैं या असाक्षर लोग हैं उनको शिक्षित किया जाए। क्लियर है? याद रखिएगा, देश में जो प्रौढ़ शिक्षा का है उसका नाम बदल दिया गया है। अब देश में प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एनएसओ अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 1 जनवरी 2023 में आंकड़ा प्रस्तुत किया है। इस आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का जो रियल जीडीपी है, जो कि आधार वर्ष 2011-12 पर डिसाइड किया गया है, इसका आकार 157.60 लाख करोड़ रुपए है। और याद रखिएगा, यदि हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें अर्थात वर्तमान कीमतों पर, तो ये कितना आता है? ये आता है 273.08 लाख करोड़। क्लियर है? तो ये डेटा आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 से संदर्भ में। याद रखिएगा, ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 है इसमें भारत की रैंकिंग 40वीं है। अब ये प्रश्न और आपसे पूछ लिया जाता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WIPO के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया। याद रखिएगा, ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 है जिसमें भारत की रैंकिंग 40वीं है, उसमें शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है, USA है और स्वीडन है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है आर्थिक समीक्षा 2022-23। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में विश्व में क्रय शक्ति समता के संदर्भ में भारत के स्थान की चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा, क्रय शक्ति समता में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर USA है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्रय शक्ति समता क्या है। तो याद रखिएगा, क्रय शक्ति समता वह दर है जिस पर प्रत्येक देश सामान और सेवाओं की समान मात्रा खरीदने हेतु एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो गरीबी का मापन है इसके लिए जो समितियां बनी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जो सबसे पहली समिति है वो है वाई के अलग समिति। याद रखिएगा, वाई के अलग समिति का संबंध गरीबी मापन के लिए है और ये 1977 में स्टैब्लिश हुई। अगली समिति है जिसको कहते हैं लकड़वाला समिति। ये लकड़वाला समिति 1989 में यानी 1989 में स्टैब्लिश हुई। इसके बाद आती है सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में हुआ। और उसके बाद आती है सी रंगराजन समिति जो कि 2012 में स्टैब्लिश हुई। ये चारों समितियां भारत में गरीबी मापन हेतु स्टैब्लिश की गई थी। इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है रेलवे सुरक्षा बल अर्थात RPF का जो 38वां जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया गया। तो याद रखिएगा, 20 सितंबर को रेलवे सुरक्षा बल अर्थात RPF का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, RPF की तरफ से एक त्रैमासिक पत्रिका आती है, उसका नाम है रेल सैनिक। याद रखिएगा, ये जो रेलवे सुरक्षा बल है RPF, इसका गठन 1957 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के आधार पर किया गया था और 20 सितंबर 1985 को ये जो अधिनियम था इसमें कुछ संशोधन किया गया। और ये संशोधन क्यों किया गया? RPF को संघ के एक सशस्त्र बल का दर्जा देने के लिए। क्लियर? तो याद रखेंगे, RPF का गठन 1957 की संसद द्वारा पारित अधिनियम से हुआ और इस अधिनियम में 20 सितंबर 1985 को संशोधन करके RPF को संघ के एक सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया। इसीलिए 20 सितंबर को रेलवे सुरक्षा बल RPF अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है AIBD के संदर्भ में। याद रखिएगा, AIBD की भारत को अध्यक्षता 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। क्लियर है? अब यह प्रश्न उठता है कि ये जो AIBD है
इसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ये एआईबीडी का फुल फॉर्म है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। याद रखिएगा, एआईबीडी की स्थापना 1977 में यूनेस्को के तत्वाधान में हुई। और ये जो एआईबीडी है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के लिए एशिया और प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, जिसको आप कहते हैं यूएनईएससीएपी, इसका एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। याद रखिएगा, इसका सचिवालय कुआलालंपुर में है और वर्तमान में इसके 28 देश पूर्ण सदस्य हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे रूस के संदर्भ में। देखिए, रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, इसलिए यहां से प्रश्न पूछे जाने की कुछ संभावनाएं हैं। तो जरा इस पर संक्षिप्त नजर डाल लीजिए। रूस का जो विस्तार है वो पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में है। यदि हम क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा देश है कौन? रूस। रूस की राजधानी मॉस्को है। याद रखिएगा, रूस में 11 टाइम जोन है। और एक बात और याद रखिएगा कि यूरोप की जो सबसे बड़ी नदी है, जिसका नाम वोल्गा है, ये रूस में प्रवाहित होती है। यदि हम रूस की सीमा की बात कर लें तो रूस की सीमा में अगर हम उत्तर पश्चिम सीमा की बात करें तो उत्तर पश्चिम सीमा में नॉर्वे और फिनलैंड है। यदि हम रूस की पश्चिमी सीमा की बात करें तो इसमें एस्टोनिया है, लातविया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, लिथुआनिया है और पोलैंड है। रूस के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में जॉर्जिया है और अजरबैजान है। रूस के दक्षिण में कजाकिस्तान है और मंगोलिया है। और रूस के दक्षिण पूर्व में चीन और उत्तर कोरिया है। क्लियर है? तो ये सीमा भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है विश्व राइनो दिवस के संदर्भ में। याद रखिएगा, इसे विश्व राइनो दिवस कहा जाए या विश्व गैंडा दिवस, बोथ आर सेम। याद रखिएगा, 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया। यदि 2022 की विश्व राइनो दिवस की थीम की बात कर लें तो इसकी थीम थी 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। क्लियर है? 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। याद रखिएगा, यहां पर जो 5 राइनो है, इसका मतलब क्या है? याद रखिएगा, जो राइनो अर्थात गैंडा, इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली है व्हाइट राइनो, दूसरी है ब्लैक राइनो, तीसरी है जावा राइनो, चौथी है सुमात्रा राइनो और पांचवी है एक सींग वाले राइनो। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो एक सींग वाला गैंडा है, इसे भारतीय गैंडे के रूप में जाना जाता है और ये गैंडे की प्रजाति में सबसे बड़ी प्रजाति है। याद रखिएगा, यदि हम एक सींग वाले गैंडे की बात करें तो ये इंडो नेपाल के तराई क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम बंगाल में और असम में ये एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। आप सभी को पता है कि एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क काफी फेमस है। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि एक सींग वाले गैंडे को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में किस रूप में दर्शाया गया है, तो याद रखिएगा, इसे वल्नरेबल अर्थात ईवी कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है होयसल मंदिर के संदर्भ में। याद रखिएगा, ये जो होयसल मंदिर है, ये दक्षिण भारत में भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और होयसल मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य के एक शहर और होयसल साम्राज्य की पूर्व राजधानी हैलेवीडु में स्थित है। क्लियर है? याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी में होयसल मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन के शासनकाल में हुआ था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे आर्य समाज के संदर्भ में पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में हुई थी और आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। याद रखिएगा, आर्य समाज की जो स्थापना है वो एकेश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन के तौर पर देखी जाती है, जो वेदों में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए एस्टेब्लिश की गई थी। अगला है आत्मीय सभा। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1815 में और ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। यानी आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला है प्रार्थना समाज। याद रखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 से संदर्भित कौन है, तो आपका जवाब होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के लिए। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाई जाती है। याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि 2022 में जो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा, इसकी थीम थी एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। याद रखिएगा, 1981 में यूएनजीए के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत की गई थी। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जेम के नाम से जानते हैं, इसको कब लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा, जेम को लॉन्च किया गया 2016 में। अब ये प्रश्न उठता है, ये जो जेम पोर्टल है ये किस लिए लागू किया गया, तो याद रखिएगा, आवश्यक सामान उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए ये एक वन स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। क्लियर? अगर आपसे यह पूछा जाए कि जेम पोर्टल का जो नोडल मंत्रालय वो कौन है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है मिस्र के संदर्भ में। याद रखिएगा, मिस्र जो है ये अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित एक देश है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। अगर हम मिस्र की सीमा की बात करें तो मिस्र के पश्चिम में लीबिया है
मिस्र के दक्षिण में सूडान है, मिस्र के उत्तर पूर्व में इजराइल है, मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर है और मिस्र के पूर्व में लाल सागर और अकाबा की खाड़ी है। क्लियर है? याद रखिएगा, यहां पर एक चर्चा होनी चाहिए सिनाई प्रायद्वीप की। याद रखिएगा, मिस्र का उत्तर पूर्वी छोर है सिनाई प्रायद्वीप। याद रखिएगा, इसके पूर्व में इजराइल और गाजा पट्टी है। ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, ये अफ्रीका को एशिया से जोड़ने वाला त्रिभुजाकार प्रायद्वीप है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न है पीएम प्रणाम योजना यानी पीएम प्रणाम स्कीम। सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म को देखा जाए। ये जो पीएम प्रणाम स्कीम है, इसका फुल फॉर्म है पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। क्या है? पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि रासायनिक उर्वरक जो प्रयोग किए जा रहे हैं, इनके अल्टरनेट व्यवस्था यानी जैविक उर्वरक के संदर्भ में यह प्रयास किया गया है। याद रखिएगा, राज्यों को प्रोत्साहन देकर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए पीएम प्रणाम योजना लाई जा रही है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में वित्त का भविष्य, इस विषय पर जो कार्यक्रम था वो कहां पर और किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, भारत में वित्त का भविष्य, इस विषय पर जो कार्यक्रम था वो नई दिल्ली में हुआ और यह कार्यक्रम फिक्की के द्वारा आयोजित किया गया। एक शब्द आता है कोर बैंकिंग। सबसे पहली बात तो ये कोर का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। याद रखिएगा, ये जो कोर बैंकिंग है, इससे तात्पर्य एक नेटवर्क से जुड़े सभी बैंक शाखाओं के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बैंकिंग सेवाओं से है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने अपने पीसीए फ्रेमवर्क से किसे हटा दिया है? तो याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई ने अपने पीसीए फ्रेमवर्क से हटा दिया। अब यह प्रश्न उठता है कि आरबीआई का ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है ये क्या है? तो याद रखिएगा, पीसीए फ्रेमवर्क का जो फुल फॉर्म है वो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क यानी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क। याद रखिएगा, इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क को अर्थात पीसीए फ्रेमवर्क को 2002 में आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम बनाना एवं प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए कार्य करना, यह पीसीए फ्रेमवर्क का काम है। एक लाइन में अगर संक्षेप में कहें तो बैंकों में जो बड़े बड़े घाटे हैं उनसे बचाने के लिए इस पीसीए फ्रेमवर्क का गठन किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न है स्किल ऐप। अगर हम इसके फुल फॉर्म को देखें तो इसका फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज। क्या फुल फॉर्म है? स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज। याद रखिएगा, ये जो स्किल ऐप है ये चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा, स्किल ऐप का जो निर्माण है, इसको जो विकसित किया है वो लेदर स्किल सेंटर काउंसिल अर्थात एलएसएससी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 के संदर्भ में। याद रखिएगा, ये जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 है ये सर्बिया के बेलग्रेड में हुई और इसमें पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो याद रखिएगा, बजरंग पुनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। याद रखिएगा, इस चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया का यह चौथा पदक है। तो इस प्रकार विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय पहलवान बन गए। क्या नाम है इनका? बजरंग पुनिया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड अल्जाइमर रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वर्ल्ड अल्जाइमर रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई? तो आपका जवाब होगा अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल के द्वारा अर्थात एडीआई के द्वारा वर्ल्ड अल्जाइमर रिपोर्ट 2022 जारी की गई। याद रखिएगा, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि अल्जाइमर रोग क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो अल्जाइमर रोग है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र मृत हो जाती है इसमें, ये तब होता है अल्जाइमर रोग। क्लियर? याद रखिएगा, अगर हम 65 से 60 वर्ष की आयु वाले लोगों को देखें तो सामान्यतः उनमें जो अल्जाइमर रोग है वो डिमेंशिया रोग के कारण होता है। क्लियर? अब ये प्रश्न उठता है डिमेंशिया रोग क्या है? तो याद रखिएगा, डिमेंशिया रोग में व्यक्ति की जो बौद्धिक क्षमता है वो घट जाती है। क्लियर? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायतों की जो शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 जी में अर्थात हिंदी में अगर बात करें तो अनुच्छेद 243 के 6 में पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व दिए गए हैं। अगला प्रश्न है सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि 23 सितंबर 2022 को जो सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेस यूनाइट्स अस। साइन लैंग्वेजेस यूनाइट्स अस। इस थीम के साथ 23 सितंबर 2022 को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस प्रकार आज की क्लास यही कंप्लीट हुई।
अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।